students, good morning. Today we learn about capital structure topic of chapter 9 फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल स्ट्रक्चर को एक तरह से कह सकते हैं डिज़ाइन किया जाता है, या उसका सिलेक्शन किया जाता है, या उसका अरेंजमेंट किया जाता है। वो चीज़ आज हम लोग इस टॉपिक में रीड आउट करेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट decision under financial management relates to the financing pattern or the proportion of the use of different sources in raising fund। यानी यह भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, जिसके बिहाफ पर हम लोग यह डिसाइड करते हैं, या ये प्रोपोर्शन यानी यह एक अनुपातिक रूप से यह डिवाइड करते हैं कि हमें जो फंड हमारे जो सोर्सेस से राइज हो रहे हैं उनको किस प्रकार डिवाइडेड किया जाता है, किस प्रकार उनको बांटा जाता है, या कैसे उन सोर्सेस का यूज़ करते हुए जो डिफरेंट हमारे जो दो टाइप के जो सोर्सेस होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा बोरोवर फंड, दूसरा होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल। तो उनका किस हिसाब से हमें यूज़ करना रहता है, उनकी कॉस्टिंग को देखना रहता है, उनकी जो एक तरह से रहता है रिस्क वाले फैक्टर को देखकर किस हिसाब से हमारी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उसको इसमें फुलफिल किया जाता है। यह एक हमारा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज ओनर फंड एंड बोरोवर फंड। तो इनके आधार पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड्स होते हैं उन फंड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है ओनर फंड्स, दूसरा होता है बोरोवर फंड। ओनर फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग। तो ओनर फर्स्ट में तो हमारा शेयर कैपिटल आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, या जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग जो है वो सारे हमारे ओनर्स फंड में आ जाते हैं। एंड बोरोवर फंड कैन बी फ्रॉम ऑफ लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट एट्सेट्रा। और बोरोवर फंड में या तो किसी भी फॉर्म से हमें लोन लेना होता है, या डिबेंचर्स इशू करना होता है, या पब्लिक डिपॉजिट जो होती हैं उनको हम बोरोवर फंड में इंक्लूड करते हैं। This may be borrowed from banks, other financial institutions and debenture holders and publics। तो इनमें बोरोवर फंड में हमारे जैसे बैंक से लोन लेना, या अदर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, या डिबेंचर होल्डर्स और पब्लिक जो डिपॉजिट होती हैं उन सबको हम बोरोवर फंड में इंक्लूड करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द मिक्स बिटवीन ओनर फंड एंड बोरोवर फंड। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो इन दोनों फंड से मिलकर बना होता है, ओनर फंड और बोरोवर फंड से। They shall be referred as equity and debt in the subsequent text. It can be calculated as the debt equity ratio। तो एक तरह से अपन ये बता सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर इन दोनों से जो मिलके बना होता है, तो उसको हम किस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट हमें हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट का ओनर फंड से लेना है और कितना हमें हमारे बोरोवर फंड से लेना है। तो इसके लिए हम एक कैलकुलेशंस करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसमें हमारा सीधा रहता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, यानी डिबेंचर्स का जो सोर्स ऑफ फंड है उसको इक्विटी कैपिटल से डिवाइडेड किया जाता है एज द प्रोपोर्शन डेब्ट आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। तो इससे हमारा एक जो डेब्ट का जो प्रोपोर्शन है या जो अनुपात है वो निकल कर आ जाता है, और इसको इस हिसाब से भी किया जाता है डेब्ट अपॉन डेब्ट प्लस इक्विटी। Debt and equity differ significantly in their cost and riskiness for the firm. The cost of debenture is lower than the cost of equity for a firm because the lender's risk is lower than the equity shareholder risk। तो इन दोनों को जो डिफरेंस किया जाता है, या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट करने के जो बेस होता है वो होता है इनमें जो इन्वॉल्व रहती है रिस्क, और इनमें इनकी जो कॉस्ट, यानी इनको लेने के लिए, अर्न करने के, इनको एडॉप्ट करने के लिए इनकी जो कॉस्टिंग होती है, या इनको लेने के बाद जो इनकी रिस्क रहेगी उसके बेस पर इनको डिफरेंट किया जाता है, उसके बेस पर इनको लिया जाता है। और उसके अलावा डिबेंचर या बोरोवर फंड जो होता है उनमें उनकी जो कॉस्टिंग है वह शेयर कैपिटल की तुलना में कम होती है। सिंस द लेंडर्स अर्न assured return and repayment of capital, and therefore they should require a lower rate of return. Additionally, interest paid on the debt in deductible expenses for computation of tax liabilities
वेरियस डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ को देखा कि जो इंटरेस्ट पेड हम जो डिबेंचर या बोरो फंड जो लेते हैं, जो डेप्ट लेते हैं, उस पर हमारे द्वारा जो उनको एक तो ये रहता है कि उनको एक फिक्स चार्ज हमें पेड करना होता है, वो एक डिडक्टिबल हमारा एक्सपेंसेस होता है, यानी वो एक कटने योग्य रहता है, वो देना ही देना है। लेकिन इसकी जो रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो काफ़ी मिनिमम होती है और उसके साथ ही साथ इस पर हमें टैक्स रिबेट मिलती है। लेकिन डिबेंचर जो होता है, डिबेंचर जो पेड किया जाता है वो आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स पेड करने के बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम होती है उनमें से डिबेंचर्स पेड किया जाता है। तो एक तो इसका ये कॉस्टिंग ये बढ़ गया कि हमें टैक्स देना है, देन इसको पेड करना है, और उसमें जो हमारी कॉस्ट लो होने का रीज़न ये हो जाता है कि उस पर हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है, तो हमें टैक्स में छूट मिल जाती है, तो वो कॉस्टिंग भी हमारी कम हो जाती है। Capital of a firm provided the cost of equity remain unaffected. Impact of a change in the debt equity ratio upon the earning per share capital is dealt with in detail later in chapters. तो इन दोनों के बीच में जो चेंजेस होते हैं या हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न शेयर कैपिटल जो रहता है या रेट ऑफ रिटर्न जो डेप्ट रहता है उसकी कैलकुलेशन हम आगे हमारा जो टॉपिक इसमें देखेंगे। डेप्ट इज चीपर बट इज मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस बिकॉज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस, यानी यह इससे कॉस्ट तो कम होती है लेकिन इसकी रिस्क नेक्स्ट ज़्यादा होती है, इसमें हमें रिस्क ज़्यादा रहती है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट किसी भी कंडीशन में पेड करना ही होता है। उसको हम उसका जो टाइम पीरियड है या उसकी जो टाइमिंग दी गई है उस ड्यूरेशन में हमें इसको पेड करना रहता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं या इसको हम टाल नहीं सकते हैं। Any default in meeting these commitments may be force the business to go to in liquidations। तो इससे क्या होता है कि हमारी बिजनेस की जो लिक्विडेशंस है उस पर इफेक्ट होता है, उस पर कमिटमेंट्स रहता है। There is no such compulsion in case of equity। और इक्विटी के केस में इस प्रकार कोई कंपल्सन नहीं होता है कि आपको डिविडेंड देने देना है। अगर आपको प्रॉफिट हो गया है या आपका जो प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट आपने अच्छा दिया है, तो ही आपको उनका डिविडेंड्स या रेट ऑफ जो रिटर्न देना होता है वो देना, अदरवाइज आप उसको नहीं भी दे सकते हैं। हायर यूज ऑफ डेप्ट इंक्रीज द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ ए बिजनेस। और जैसे ही अगर हम हमारा डेप्ट का जो यूज़ ज़्यादा करेंगे तो हमारी जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, वो इंक्रीज हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट इंक्रीज यूज ऑफ डेप्ट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ ए कंपनी। तो जैसे जैसे डेप्ट का यूज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बिजनेस की फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ती जाती है। फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। और इसमें फेल नहीं हो सकते, इसमें फेल हुए तो सीधा सा हमारा पेमेंट फॉल्ट हो जाएगा, हम डिफॉल्टर हो जाएंगे और इसमें हमारे पेमेंट के ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी दस अफेक्ट बोथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क। तो कैपिटल इस कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो दोनों चीज़ों से अफेक्टेड होता है, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी से और एक कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क से। ए कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी सेड टू बी ऑप्टिमल व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इज such that it results in increase in value of equity share। In other words, all decision related to capital structure should be emphasis on increase the shareholders wealth। तो जितनी भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो डिसीजन इस प्रकार के होने चाहिए जिससे हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होने चाहिए। अगर उनकी इंक्रीज नहीं होगी तो वो सीधा सा अपना शेयर का जो अमाउंट रहेगा वो रिटर्न करने लग जाएंगे, वापस लेने लग जाएंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इज द ओवरऑल कैपिटल इज ऑल्सो कैपिटल फाइनेंशियल लिवरेज। तो ये जो प्रोपोर्शन होता है, ये जो अनुपात होता है डेप्ट और इक्विटी का, इसको फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज कंप्यूट एज द डेप्ट अपॉन इक्विटी एंड डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट व्हेन डी इज अ डेप्ट and debt and E is equity. As the financial leverage increase, the cost of fund decline because increased use of cheaper debt but financial risk increase। तो जैसे जैसे हमारा ये जो फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइंस होते जाते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब एक तरह से हमारे कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारी फाइनेंशियल रिस्क क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस कैन बी सीन थ्रू EBT या EPS। EBT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग पर शेयर। एनालाइज एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो इस चीज़ को मैं जो एग्जाम्पल दिए से एनालाइज करके देखेंगे। हमारे सामने थ्री सिचुएशन है। थ्री सिचुएशन आर कंसिडर्ड
देयर इज नो डेप्ट इन सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन में हमने कोई डेप्ट नहीं लिया है, और सेकंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन में हमने 10 लाख और 20 लाख का एक डेप्ट लिया है, जिसमें हमें 10% एनुअली इंटरेस्ट पेड करना है या 10% हमें एनुअली उनका चार्जेस पेड करना है. द कंपनी अर्न्स 0.93 per share if the is unlevered. With debt of the 10 lakh, it EPS and 1.05. With still higher debt of 20 lakh, it EPS rise to 1.40. Why is the EPS rising with higher debt? तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे हमने हमारा डेप्ट इंक्रीज किया तो हमारी EPS भी 1.40 हो गई. EPS में अर्निंग पर शेयर भी हमारी इंक्रीज होती गई. तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, इंक्रीज क्यों हुआ? It is because the cost of debt is lower than the return the company. Okay, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि हमारे EPS भी अपनी हाई डेप्ट के साथ इंक्रीज हो जा रही है. तो उसका रीजन है, it is because the cost of debt is lower than the return of company is earning on fund employed. The company is earning a return of invest ROA. तो इसका रीज़न सीधा सा रहता है कि हमारे डेप्ट की जो कॉस्ट होती है वो लोअर होती है. इसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयज़ के जो फंड होते हैं उन फंड्स में इसका जो मतलब रिटर्न होता है वो काफ़ी अफेक्टेड होता है. जो रेट ऑफ आई यानी ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कैलकुलेशन करने का जो इन्होंने बताया है ऑफ 30.30% EBT अपॉन टोटल इन्वेस्ट इंटू 100. सपोज 4 लाख और 30 लाख, यानी जैसे इस प्रकार इन्होंने कहा कि हमारा जो था हमने जो इन्वेस्ट किया हुआ था, इसमें देखा जाए तो सीधा सा हमारा 30 लाख का जो एक मिनट अब यहाँ पर इससे जो 4 लाख अपॉन 30 लाख किया है, यानी दोनों सिचुएशन में आप देखिए 20 लाख और 10 लाख का जो इसने डेप्ट लिया है उन दोनों को प्लस कर दिया, और हमारा जो इक्विटी है वो 4 लाख यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो है दोनों सिचुएशन का मिलाया जाए 2 + 2 यानी 4 लाख, इसको डिवाइडेड करने पर हमारा आ रहा है 30.30%. तो दिस इज हायर देन द 10% इंटरेस्ट इज द पेइंग ऑन द डेप्ट फंड. तो यह हमारी 10% जो इंटरेस्ट हम एनुअल जो प्रदान दे रहे हैं ना डेप्ट को, उससे ज़्यादा है.